हेलो। इस सेशन में हम असेसमेंट ऑफ HUF कर रहे हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपने जो पहली टर्म पढ़ी थी इनकम टैक्स में पर्सन सेक्शन 231, वहीं पर आपने देखा था कि HUF जो है इट इज अमंग द लिस्ट ऑफ पर्सन्स। सेकेंड एंट्री उसमें HUF की थी, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल HUF एंड देन सो ऑन। तो HUF हमने देखा हुआ है कि पर्सन का पार्ट है। क्या होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, डेफिनेशन में लिखा है दैट अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कंसिस्टेड ऑफ ऑल द मेंबर्स हु आर लाइनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स। क्या इंपॉर्टेंट बात आई इसमें कि ये फैमिली मेंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही एंसेस्टर से ये मेंबर्स जो हैं वो आए हुए हैं। दे बिलोंग टू वन सिंगल एंसेस्टर, देयर एंसेस्टर इज वन। जो भी ये मेंबर्स हैं इनका एक ये एंसेस्टर है, इसी एंसेस्टर के आगे की ये जनरेशन है, ये जो मेंबर्स हैं। और ये मेंबर्स मिलके HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना रहे हैं। इसमें इनके जो मेल मेंबर्स हैं उनकी वाइफ भी इंक्लूडेड हैं, और इसमें फैमिली की जो अनमैरिड डॉटर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड की हुई है। ओके, तो ये HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी जो इनकम होगी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हाथों में टैक्स होगी। ठीक है, इवन दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्पेशल मेंबर्स विच बिलोंग्स टू वन सिंगल फैमिली, विच आर देयर फ्रॉम वन सिंगल एंसेस्टर। ऐसे लोगों का एक ग्रुप है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ओके, अब हमें यह देखना है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं। देखिए, दो एलिमेंट हैं जो कि जरूरी हैं HUF के बन जाने के लिए। दो चीजें जरूरी हैं। पहला क्या है? पहला है देयर हैज टू बी एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देयर हैज टू बी एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको डिफाइन किया है कि अ प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड बाय द मेंबर ईदर फ्रॉम हिज फादर और ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। तीन जनरेशनें साफ तौर पे लिस्ट की हैं, लिखी हुई हैं। तो अगर किसी मेंबर को कोई प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहा है अपने फादर से या फिर ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से, दैट वुड प्रॉपर्टी वुड बी कॉल्ड दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है HUF के फॉर्मेशन में कि दैट देयर हैज टू बी अ कोपार्सनरी। देयर हैज टू बी अ कोपार्सनरी। कोपार्सनरी क्या होता है? कोपार्सनरी हमारी फैमिली के मेंबर्स ही हैं, लेकिन इनके पास में राइट होता है किस चीज का? HUF के पार्टीशन को क्लेम करने का। दे आर कॉल्ड कोपार्सनर्स। ओके, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो और कोपार्सनर्स हो, ठीक है, तब जाके HUF की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, अब हम इसको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो हिंदू लॉ का पार्ट है, लेकिन हम इसको इनकम टैक्स के एंगल से पढ़ रहे हैं। और इनकम टैक्स क्या है कि टैक्स ऑन द इनकम अर्न्ड इज इनकम टैक्स, राइट? तो HUF की जब कोई इनकम होगी तभी तो इनकम टैक्स बीच में आएगा। तो इनकम टैक्स के एंगल से एक और बात है कि ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इससे कुछ इनकम अर्न हो रही हो एंड दैट इनकम बिलोंग्स टू द एंटायर फैमिली, या फिर कोई ऐसा बिजनेस किया जा रहा है जिसको ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मिलकर कर रही है। ये HUF का बिजनेस है, ये किसी सिंगल मेंबर का इंडिविजुअल स्टेटस पर बिजनेस नहीं है। और अगर ये सोर्स ऑफ इनकम हमें वहां पर दिखे, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिससे कोई रेंटल अर्निंग्स हो रही हैं, लीज की कोई इनकम हो रही है, या आपका कोई ज्वाइंट बिजनेस है, कॉमन बिजनेस है HUF का, जिससे अर्निंग हो रही है, तब वो HUF जो है इनकम टैक्स के परव्यू में आएगी। ओके, अब हमें प्राइमरली तो बात करनी है कि HUF का असेसमेंट, इट मींस कि टोटल इनकम कैसे वर्कआउट करेंगे और टैक्स लायबिलिटी कैसे वर्कआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको HUF के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि इट हैज ए डायरेक्ट लिंक विद हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ का पार्ट है, तो हिंदू लॉ में HUF के बारे में क्या है, कुछ थोड़ी सी बात पहले मैं वो करूंगा। सेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आधे घंटे में कंप्लीट HUF असेसमेंट हम यहां कंप्लीट कर लेंगे। हिंदू लॉ में देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर HUF।
देयर आर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। एक जो हमारा स्कूल ऑफ लॉ है हिंदू लॉ में, वो है मितक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। मितक्षरा, मैनी टाइम्स इसको मितक्षारा भी बोलते हैं, बट इट इज मितक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। जो दूसरा है वो है दयाबाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज हमारा मितक्षरा हिंदू लॉ वो प्रिवेल कर रहा है, वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो दयाबाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है वो प्रिवेल कर रहा है सिर्फ हमारी दो स्टेट में, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है असम। बारिंग असम एंड वेस्ट बंगाल, द मितक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ वो ही पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, दयाबाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ वो अप्लाई हो रहा है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में फर्क हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। फर्क एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, बड़ा फंडामेंटल एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में, और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मितक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में जैसे ही फैमिली में एक नया बच्चा, एक जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट एट द बर्थ, द किड, द बेबी, इट बिकम्स द को पार्टनर इन द फैमिली। वो फैमिली मेंबर तो है ही, पैदा होते ही फैमिली मेंबर हो गया, लेकिन मितक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ कह रहा है कि वो को पार्टनर भी बन गया। दैट मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ ही कैन क्लेम अ पार्टीशन इनटू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, जहां दूसरी तरफ में दयाबाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो ये कहता है कि बाई बर्थ इवन दो ही वुड बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली, बट ही वुड नॉट बिकम अ को पार्टनर। ठीक है, मैं इसमें ही वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इनिशियली हिंदू लॉ में जो मेल थे, मेल संतान थी, उसको ही को पार्टनर का राइट था। लेकिन ये 2005 में हो चुका है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। 2005 में इवन जो गर्ल्स हैं उनको भी बिल्कुल बॉयज की तरीके से ट्रीटमेंट मिल चुकी है। ओके, तो दयाबाग स्कूल ये कहता है कि जब कोई फैमिली मेंबर बर्थ ले रहा है तो जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द बर्थ ही और शी वुड बिकम द फैमिली मेंबर ऑफ एचयूएफ, लेकिन को पार्टनरशिप नहीं मिलती बर्थ से। दयाबाग स्कूल ऑफ थॉट में को पार्टनरशिप नहीं मिलती। मितक्षरा में को पार्टनरशिप मिल जाती है इमीडिएटली बर्थ होते ही, लेकिन दयाबाग में को पार्टनरशिप जो मिलती है वो तब मिलती है एट द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द फादर। द सन or the daughter would become the co-partner only when the father, or only at the father's demise. ओके, तो ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। इसी पॉइंट को हम कई और पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो को पार्टनरी इंटरेस्ट है मितक्षरा में, जैसे ही कोई नया बच्चा जन्म लेता है वो को पार्टनरी इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जबकि दयाबाग स्कूल में को पार्टनरी इंटरेस्ट जो है वो नए बर्थ पर चेंज नहीं होते, बल्कि वो फादर की डेथ पर चेंज होते हैं। ओके, पार्टीशन इन दयाबाग स्कूल, द सन or the daughter can claim the partition only in the event of death of the father or after that. Okay, but in Mitakshara any co-partner can claim partition at any point of time. So this is the basic distinction between the Mitakshara and the Dayabag school of Hindu law. हम आते हैं अब अपने मेन चीज पर कि कैसे हमें एचयूएफ का असेसमेंट करना है। अब जब मैं असेसमेंट यहां पर कह रहा हूं तो हमें टोटल इनकम एचयूएफ की कैसे कंप्यूट करनी है और फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है। देखिए, किसी भी एसएससी की जब आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है तो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है, दैट रिमेन्स ऑलवेज द सेम। और बेसिक फॉर्मेट क्या है कि आपके 5 हेड है, उन 5 हेड की इनकम आप एग्रीगेट करेंगे, क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की आप एडजस्टमेंट करेंगे, आप जीटीआई पर पहुंच जाएंगे, जीटीआई में से आप डिडक्शंस देंगे तो आप टीआई निकाल लेंगे। इस टीआई के ऊपर आपने टैक्स रेट अप्लाई करना, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, बट हियर द एसएससी इज एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो ऑब्वियसली एचयूएफ की इनकम सैलरी हेड में नहीं हो सकती। एचयूएफ कैन नॉट बी एन एम्प्लॉई इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो एचयूएफ की इनकम सैलरी हेड में नहीं होगी। सैलरी हेड के अलावा बाकी चारों हेडों में एचयूएफ की इनकम हो सकती है। तो ये जो 4 हेड की इनकम है इसको एग्रीगेट कर लो,
क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन अप्लाई कर दो, आपकी एचयूएफ की जीटीआई आ गई। जीटीआई से एचयूएफ को चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस मिलती हैं, सारी तो नहीं मिलती है, जो मिलती हैं, और अगर एचयूएफ ने उसके लिए काम किया है, इन्वेस्ट किया है, खर्चा किया है, तो फिर वो डिडक्शन दे दो। कौन कौन सी डिडक्शंस हैं एचयूएफ के लिए, मैं आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट ना देके